करनाल में किसानों ने अपने हाथ में ले ली है। डीसी ऑफिस को राकेश टिकैत की अगुवाई वाले तमाम प्रदर्शनकारी किसानों ने घेर लिया है और डिमांड बहुत सीधी सी है कि जिस एसडीएम ने किसानों पे हमला करवाया था उस पर पर्चा दाखिल हो, यानी उस पर मुकदमा दर्ज हो, एफआईआर दर्ज हो। आप इंडिया चाहता है देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। और मुजफ्फरनगर के बाद अब किसानों की पंचायत यूपी से निकलकर अब पहुंच चुकी है हरियाणा के करनाल में। वहां किसान डीसी दफ्तर के सामने इस वक्त धरने पर बैठे हैं। लाइव तस्वीरें आपके सामने हैं। हजारों की संख्या में करनाल के जिला सचिवालय को घेराव करने वाले किसानों का कहना है कि जब तक एसडीएम पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक वो यहीं बैठे रहेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है और वो खबर भी आपको बता देते हैं। ये खबर है तालिबान से जुड़ी हुई। अब तालिबान की नई मुल्ला हसन अखुंद अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं। नई सरकार का स्वरूप साफ हो गया है। सिराजुद्दीन हक्कानी को गृह मंत्रालय दिया गया है। गृह मंत्री के तौर पर काम करेंगे हक्कानी, सिराजुद्दीन हक्कानी। मुल्ला हसन अखुंद अफगानिस्तान के तालिबान सरकार के नए प्रधानमंत्री हैं। सिराजुद्दीन हक्कानी जो हक्कानी नेटवर्क से आते हैं वो अफगानिस्तान के नए गृह मंत्री होंगे। आप ये साफ कह सकते हैं कि सरकार पर पाकिस्तान की एजेंसी आईएसआई की छाप दिखाई देती है। मुल्ला बिरादर का इसमें नाम नहीं है, जिनको बीते करीब 15-20 दिनों से सबसे बड़ा राजनीतिक चेहरा बनाकर सामने रखा गया, वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। मुल्ला अखुंद को प्रधानमंत्री बनाया गया है। मुल्ला हसन अखुंद नए सरकार के प्रधानमंत्री हैं। इसकी घोषणा अब से कुछ ही सेकंड पहले हुई है और सिराजुद्दीन हक्कानी को अफगानिस्तान का गृह मंत्री बना दिया गया। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। तालिबान की नई सरकार का गठन हो चुका है। ना चुनाव हुआ, ना पर्चा दाखिल हुआ, सत्ता पे काबिज हुए बंदूकों गोलियों के बदौलत और अब अपना शासन कायम कर लिया है। और अब पता लग रहा है कि मुल्ला बिरादर जो है उनको उप प्रधानमंत्री बनाया गया है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होंगे मुल्ला बिरादर, जिनका नाम पहले सरकार के सबसे बड़े अगुवा के तौर पर चल रहा था। तो मुल्ला हसन अखुंद अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री, मुल्ला बिरादर सरकार में उप प्रधानमंत्री और सिराजुद्दीन हक्कानी को गृह मंत्रालय का कामकाज सौंपा गया है। मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर डिप्टी पीएम बने हैं। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। मुल्ला बिरादर दिख रहा है आपको काली पगड़ी में बैठा हुआ, जो उस वक्त ये मुल्ला हसन बिरादर है जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। सिराजुद्दीन हक्कानी अफगानिस्तान के गृह मंत्री होंगे। हक्कानी नेटवर्क के अगुवा हैं, प्रमुख हैं। और मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर को उप प्रधानमंत्री इस नई तालिबान की सरकार में कामकाज सौंपा गया है। मुल्ला हसन अखुंद, सुनिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं। Good evening, Manuel Depac from Agency France Press. We would like to know there was some protest this afternoon this morning and this afternoon in Kabul and Herat. According to some reports, there were some people, journalists, who were beaten or arrested during this protest. So we'd like to know would you confirm on that, this arrest, and why they were arrested? Thank you very much. Thank you very much. तर्जुमान ले दी। इस वक्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ देर पहले अनाउंसमेंट हुआ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में कि मुल्ला हसन अखुंद जो होंगे वो देश के अफगानिस्तान के नए प्रधानमंत्री होंगे। मुल्ला बिरादर को उप प्रधानमंत्री का कामकाज सौंपा गया है और सिराजुद्दीन हक्कानी को गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय और जगविंदर पटियाल इस खबर पर जो लगातार नजर बनाए हुए जुड़े हुए हैं। प्रणय, इसको कैसे देखते हैं? मुल्ला हसन अखुंद का प्रधानमंत्री बनाया जाना, क्या ये माना जाए कि इस नई सरकार पर आईएसआई की छाप है? सुबह इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसके ऊपर निश्चित रूप से इम्प्रिंट है, क्योंकि जिस तरीके से 3 तारीख को होने वाला जो सरकार का ऐलान था वो टाला गया। 4 तारीख को वहां पर आईएसआई चीफ पहुंचते हैं और उसके बाद
वो समीकरण बदलते हैं, क्योंकि अभी तक जितने नेता आपने देखे पॉलिटिकल ऑफिस के, वो तमाम लोग जो बड़े नेता थे वो मिल रहे थे मुल्ला बिरादर से, यूएन की मुलाकात हो रही थी यूएन मुल्ला बिरादर से। लेकिन अचानक तालिबान ने जो है वो टर्न किया है, अपने नामों को चेंज किया है और सिराजुद्दीन हक्कानी को महत्वपूर्ण भूमिका मिलना, इंटरनल सिक्योरिटी, उनको गृह मंत्री बनाया जाना, यानी तमाम जो इंटेलिजेंस है वो सिराजुद्दीन हक्कानी के पास होगा। हक्कानी नेटवर्क के सिराजुद्दीन हक्कानी, जो कि यूएस की टेरर लिस्ट के अंदर अभी भी डेजिग्नेटेड एज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये तमाम चीजें, अब इसके बाद समीकरण शुरू होता है सुमित इस चीज को लेकर कि इसका रिकॉग्निशन क्या होगा, किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय इसको मान्यता मिलती है और किस तरीके से तालिबान के इस चेहरे को स्वीकार किया जाता है, नहीं किया जाता है। रशिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भारत के अंदर हैं, भारत के एनएसए के साथ उनकी बातचीत होनी है, ईरान की तरफ से बयान पहले ही आ चुका है। ये निश्चित रूप से अब इसके बाद के समीकरण बदलेंगे कि तालिबान किस तरीके से इंटरनेशनल एंगेजमेंट रखता है और किस तरीके से इनको संभालता है, क्योंकि अभी तक एक चीज और समझाइए, शुरू से नाम चल रहा था अखुंदजादा का, वो क्या होंगे? वो एमिरेट होंगे, वो सर्वा होंगे, सुप्रीम होंगे? बिल्कुल। प्रणय की आवाज, प्रणय आपकी आवाज नहीं आ रही। प्रणय हमारे साथ लाइव जुड़ने वाले हैं, प्रणय के साथ बात कर रहे हैं। प्रणय उपाध्याय जानकारी दे रहे हैं, हसन अखुंद को प्रधानमंत्री बनाया गया है तालिबान की इस अंतरिम सरकार में, और हक्कानी नेटवर्क के मुखिया सिराजुद्दीन हक्कानी जो वो गृह मंत्री होंगे। और हमारे साथ जगविंदर पटियाल भी जुड़े हुए हैं। जगविंदर पटियाल, जब तक प्रणय जुड़े तब तक मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, इस नई सरकार को आप कैसे देखते हैं? अखुंद को प्रधानमंत्री बनाया गया है और बिरादर डिप्टी पीएम है। देखिए, नाम कोई भी हो चलाएगा इसे पाकिस्तानी, और आईएसआई जिस तरह से तालिबान को जमाने के लिए दिन रात अफगानिस्तान में काम कर रही है, उससे पहले उन्होंने सरकार की अनाउंसमेंट से पहले देखिए पंजशीर में जो लड़ाके लड़ रहे थे उनको खदेड़ने के लिए जिस तरह से रात को बम्बारमेंट की गई और उस लड़ाकों की लड़ाई को कमज़ोर किया गया, उससे एक चीज़ साफ होती है कि तालिबान ने यह कहा था कि एक छोटी सी मुश्किल पंजशीर में पेश आ रही है और सरकार बनने से पहले उस मुश्किल को भी किस तरह से हल करना है, उसमें पाकिस्तान ने खुद जाकर वहां पर जो है हिम्मत की। आप सुमित एक बात सुनिए, जिस पाकिस्तान को अमेरिका ये नहीं डरा पाया कि उन्होंने 10 साल से उसामा बिन लादेन को वो ढूंढ रहे थे, पाकिस्तान ने अमेरिका से बिना डरे जिस लादेन को अपने एबटाबाद में रख लिया और वहीं अमेरिका ने उसको जाके ढूंढ कर मारा, वो अमेरिका से नहीं डरा पाकिस्तान आतंकवादियों को शह देने के लिए, तो वो अब बाकी मुल्कों से क्यों डरेगा? तो सीधा सीधा जो अफगानिस्तान के तमाम हालात हैं वो सूट करते हैं पाकिस्तान को, इसीलिए पाकिस्तान कोशिश ये कर रहा है कि चाइना के साथ मिलकर, वो चाहे रशिया हो, चाहे भारत हो, चाहे वो सब वेस्टर्न ताकतें हो जो पाकिस्तान को एक टेररिस्ट कंट्री कहती थी, उनको ये शक्ति दिखाकर साउथ एशिया में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। यानी कुल मिलाकर पाकिस्तान की छाप इस नई सरकार पर साफ दिखाई दे रही है। प्रणय उपाध्याय के पास कुछ और नाम आ गए इस नई सरकार के। प्रणय भी मेरे साथ लाइव जुड़ गए। प्रणय, पहली बात तो ये समझाइए, अखुंदजादा का क्या रोल होगा? क्या वो ईरान वाला मॉडल जो कहा जा रहा था उसी मॉडल पे काम करेगी? और ये सरकार क्या फाइनल है या इंटरिम गवर्नमेंट है ये? सुमित, इसके फाइन इम्प्रिंट्स को इस तरीके से पढ़ा जा सकता है कि जो लीडरशिप है, जो तालिबान की कोर लीडरशिप है, उसका कंट्रोल हैबतुल्लाह अखुंदजादा ने अपने पास रखा है, और जो सरकार की अगुवाई है, यानी रईस जमहूरी जिसे कहा गया है, वो हसन अखुंद को दिया गया है और डेप्यूटी बनाया गया है मुल्ला बिरादर को। यानी जो दोहा से ऑफिस चल रहा था, जो पीस ऑफिस था, जो पॉलिटिकल ऑफिस था, उसको सेकेंडरी भूमिका दी गई है, और जो कोर लीडरशिप है यानी वो लड़ाके जो कि क्वेटा शूरा में या पेशावर शूरा के अंदर मौजूद थे, हैबतुल्लाह अखुंदजादा जो वहां मौजूद थे, वो सुप्रीम लीडर होंगे, रईस जमहूरी हसन अखुंद होंगे। इसके अलावा मुल्ला याकूब, मुल्ला उमर का जो बेटा है मुल्ला याकूब, उसे डिफेंस मिनिस्ट्री दी गई है। यानी डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ साथ जो तमाम जो मिलिट्री फोर्सेज हैं उनकी अगुवाई चूंकि वही कर रहा था। इसके अलावा सिराजुद्दीन हक्कानी का होम मिनिस्ट्री मिलना, ये तमाम चीजें ये बताती हैं कि किस तरीके से जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसमें अमेरिका के प्रभाव वाले या कहा जाए इंटरनेशनल एंगेजमेंट रखने वाले जो पॉलिटिकल ऑफिस था जो कतर का, उसको दोयम दर्जे की हैसियत दी गई है, लेकिन जो प्राइमरी हैसियत है, जो अगुवाई है, वो सीधे सीधे जो कोर लीडरशिप है तालिबान की, जिसकी अगुवाई हैबतुल्लाह अखुंदजादा करते हैं। हैबतुल्लाह अखुंदजादा के बारे में अगर मैं बताऊं सुमित आपको, तो हैबतुल्लाह अखुंदजादा एक बड़े यूनाइटिंग फोर्स के तौर पर उभरे थे
तालिबान को, तालिबान की जो मौजूदा स्थिति है, जो उसकी ताकत है, उसके पीछे हैबतुल्लाह अखुंज़ादा की महत्वपूर्ण भूमिका थी, जो कि 1996 और 2001 के बीच की जो तालिबान सरकार थी उसमें तालिबान के एक जज थे। वो तालिबान अदालतों के जज रहे हैं और उसके बाद उन्होंने जो मंसूर मुख्तार की मौत के बाद उन्होंने इसको यूनाइट किया। और अब ये जो सरकार सामने आई है, इसके अंदर साफ साफ नजर आता है कि जो पावर शेयरिंग की खींचतान चल रही थी, उसमें जो पावर सेटलमेंट हुआ है, उसके अंदर तालिबान के वो नेता जो कि पाकिस्तान के प्रभाव में, जो क्वेटा शूरा या पेशावर शूरा या पाकिस्तान की मेहमान नवाजी में रहे, उन नेताओं की का वर्चस्व रहा है। खासतौर पर वो लड़ाके जो जमीन पर थे, जो लड़ाई लड़ रहे थे, मुल्ला याकूब हो या सिराजुद्दीन हक्कानी हो, ये वो लोग थे जो कि जिन्होंने वहां जो जितने भी ऑपरेशंस थे या जितने भी अटैक्स थे उनको कैरी आउट किया है। इन लोगों को जो है महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है और जो पॉलिटिकल ऑफिस था उसको सेकेंडरी भूमिका दी गई है, लेकिन उन्हें महत्व दिया गया है क्योंकि इंटरनेशनल रिकॉग्निशन की जरूरत है इस समय। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इसको प्रिसाइज और शॉर्ट उसमें बात करते हैं प्रणय, ताकि ज्यादा बातें आ सके, है ना। जस्ट बी ऑन, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। दूसरी और इंपॉर्टेंट बात प्रणय, क्या जो इंक्लूसिव सरकार की बात की जा रही थी तालिबान की इस नई सरकार में, क्या वो इंक्लूसिवनेस दिखाई देती है? आप क्योंकि कवर करते हैं इसलिए समझाइए, क्या इंक्लूसिवनेस है? क्या पंजशीर के लोग हैं? क्या महिलाएं हैं इस नई हुकूमत में, इस नई सरकार में? फिलहाल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर पश्तून लीडरशिप का वर्चस्व है जो साफ तौर पर नजर आता है। तालिबान ने जो तमाम बातें कही जाती रही कि तालिबान क्या एक फार्मूला बनेगा, एक गवर्निंग काउंसिल बनेगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ सुमित। एक कोर तालिबान लेड गवर्नमेंट अफगानिस्तान के अंदर नजर आ रही है और जो कुछ तबकों का रिप्रेजेंटेशन अगर लिया भी गया है तो वो पश्तून जो कबीले हैं अलग अलग, उन कबीलों का रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन प्रमुखता से जो तमाम लीडरशिप है वो फिलहाल पश्तून लेड गवर्नमेंट ये नजर आ रही है। बड़ा सवाल ये है कि ताजिक चेहरे इसके अंदर ये थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा क्योंकि पूरे नाम अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन जो नाम सामने आए हैं उसके अंदर जो तालिबान की जो कोर लीडरशिप थी या जो पश्तून लीडरशिप थी उसी के चेहरे हैं, चाहे वो मुल्ला उमर के बेटे का नाम मुल्ला याकूब का नाम हो या मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का नाम। बाकी लोग हजारा या उज़्बेक ये वो लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं, सभी पश्तून दिखाई दे रहे हैं। देखिए फिलहाल जो कोर लीडरशिप है, जो टॉप लीडरशिप है, उसके अंदर महिलाएं नहीं हैं, उसमें ताजिक नहीं है, उसमें उज़्बेक नाम नहीं है, उसमें हजारा नहीं है, उसके अंदर बलूच नहीं है, जो कि अफगानिस्तान की आबादी का एक बड़ा परसेंटेज है। अगर हम पश्तूनों की बात करें तो पश्तून करीब जो है 45% के आसपास आबादी का हिस्सा है, लेकिन 55% से ज्यादा आबादी का हिस्सा अन्य समूहों से आता है, जिसके अंदर ताजिक एक बहुत बड़ी संख्या है। और जो पिछली सेना थी जो कि SNDF थी, अफगानिस्तान की पुरानी सेना, उसमें ताजिक और उज़्बेकों की बहुलता थी। तो अब इंटीग्रेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा तालिबान के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दूं, रशिया की ये औपचारिक न्यूज एजेंसी है तास, उसका ट्वीट आया है वेरीफाइड अकाउंट से। तास ने ट्वीट किया और वो ये कह रहा है, मॉस्को हैज मेड नो डिसीजंस yet whether it should recognize the Taliban। रशियन प्रेसिडेंशियल स्पोक्सपर्सन दिमित्री पेस्कोव का यह बयान है, राष्ट्रपति भवन का दिमित्री पेस्कोव प्रवक्ता हैं, वो ये कह रहे हैं कि नई सरकार को रिकॉग्नाइज यानी उसको मान्यता देने के बारे में अभी रशिया ने मन नहीं बनाया है। आपको याद होगा कल ये खबर आई थी कि रूस को न्योता भेजा गया है नई सरकार में आने के लिए, और रूस की तरफ से ये बयान आता है, उसकी औपचारिक न्यूज एजेंसी जो है सरकारी तास की तरफ से ये ट्वीट होता है कि अभी मॉस्को ने कोई फैसला नहीं किया है कि इस सरकार को मान्यता दें या ना दें। तो ये बड़ी खबर है इस टाइम की कि रूस अभी भी इस नई सरकार को मान्यता देने के बारे में अंतिम फैसला नहीं कर रहा है। तमाम सरकार के जो चेहरे हैं उनके नाम आपके सामने स्क्रीन पे चल रहे हैं, लेकिन एक और नाम है अमीर मुख्तकी का चल रहा है प्रणय, जो मैं पढ़ पा रहा हूं। अमीर मुख्तकी के बारे में कहा गया कि वो विदेश मंत्री होंगे। क्या आपके पास ये अपडेट है इस बारे में, कोई अमीर मुख्तकी के बारे में? अमीर मुत्ताकी का नाम जो है वो डेप्यूटी के तौर पर पहले भी चल रहा था, अमीर मुत्ताकी को बनाया गया है, लेकिन टू सरप्राइज
जो स्तानिकजाई का शेर मोहम्मद अब्बास स्तानिकजाई जो कि लोगों से बात कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, लेकिन स्तानिकजाई जो कि डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर रह चुके थे तालिबान की सरकार में, क्योंकि अहमद वकील मुत्ता वकील उस समय फॉरेन मिनिस्टर हुआ करते थे 1996 से 2001 की गवर्नमेंट के अंदर, और उन्हें नहीं दिया गया है। लेकिन सुमित, मैं एक बार फिर इस चीज के ऊपर आना चाहूंगा कि सिराजुद्दीन हक्कानी का गृह मंत्री बनना ये बहुत महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी है क्योंकि काबुल के में भारतीय दूतावास पर हुए हमलों के अंदर भारत ने हक्कानी नेटवर्क के ऊपर उसकी भूमिका पर सवाल उठाए थे। 2012 में बाकायदा जब हक्कानी नेटवर्क को जो है प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस के तौर पर नामित किया गया था सिराजुद्दीन हक्कानी और उसके हक्कानी नेटवर्क को, भारत ने इसका आधिकारिक रूप से स्वागत किया था। तो ऐसे में भारत के लिए भी चुनौतियां बढ़ जाती हैं अगर इस तरीके के लोग, इस तरीके के कैरेक्टर्स। ठीक है, लेट मी इंक्लूड जगविंदर पटियाल इस चर्चा में। जगविंदर जी, ये बताइए, इसका मतलब ये माना जाए कि जितने आतंकी थे वो अब सब सरकार में हैं। हक्कानी गृह मंत्री बन चुका है, मुल्ला याकूब का बेटा रक्षा मंत्री बन चुका है, अखुंदता प्रमुख बन चुका है इस सरकार का, मुल्ला बिरादर जो पाकिस्तान की जेल में 9 साल तक रहा आतंकी हरकतों के लिए, वो इस सरकार में उप प्रधानमंत्री होगा। यानी आतंकियों की सरकार है ये तालिबान की। क्या दुनिया के बड़े मुल्क, मैं P5 की बात करता हूं, इसको पहचान देंगे, मान्यता देंगे? बहुत बड़ा सवाल है। पहचान नहीं दी जा सकती जहां पर इनका कोई अपना कॉन्स्टिट्यूशन ना हो, जहां पर चुनाव ना हुए हो और ना किसी रेफरेंडम के बिना इस तरह से सरकार ये तो आया कि जो भी जितना बड़ा आतंकी था उसे उतना बड़ा ओहदा दे दो जिसने। और तालिबान का जहां तक सवाल है, तालिबान में तो ज्यादातर आतंकी ही हैं। क्या अमेरिका इस बात को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा कि क्या उन्होंने जितने भी ग्वांटनामो जेल में आदमी बंद रखे, अगर वो वहां से छूटकर मंत्री या बड़े ओहदों पर जा रहे हैं तो क्या उनका उन जेल में रहना गलत था या फिर उनका मंत्री बनना गलत है? इसको तो अमेरिका भी रिकॉग्नाइज इस तरह से नहीं कर सकता जब तक कि ये चुनाव नहीं हो पाता। बहुत से मुल्कों के आगे ये सवाल खड़ा हो जाता है कि अगर इस तरह की सरकारों को आप मान्यता देने लग जाएंगे तो फिर चुनाव की क्या जरूरत रह जाएगी और उन लोगों के मत की क्या जरूरत है जो लोग ये तय करते हैं कि उनकी सकुशलता के लिए और उनको उनके रहने सहने और उनकी सुरक्षा के लिहाज से सरकार का होना, कायदे का होना, कानून का होना, संविधान का होना बहुत जरूरी होता है। सो अमेरिका ने जो स्टेप उठाया है, उसके बाद जो स्थिति बनी है, उस पर पूरे मुल्क के वो देश अपने आप में उलझ गए हैं जो लोग अपने आप को सुपर पावर या बड़े देश कहलाते हैं। ऐसे में कोई भी बड़ा देश इनको मान्यता नहीं देगा। अब चुनाव करवाने हैं, नहीं करवाने हैं, कैसे होंगे, बंदूक के जोर पर होंगे, ये सभी सवाल हैं जो अफगानिस्तान की जनता के मन में भी हैं और दुनिया के मन में भी हैं। तो जिस बात का इंतजार था दशकों, उस बात का ऐलान हो गया। 15 अगस्त को अफगानिस्तान में काबुल पर कब्जा किया था तालिबान ने। उस तालिबान की नई हुकूमत, नया चेहरा सामने आ गया। देखिए नई हुकूमत कैसी दिखाई देगी। तालिबान की नई सरकार का ऐलान हुआ है। मुल्ला हसन अखुंद जो हैं वो प्रधानमंत्री होगा, मुल्ला बिरादर उप प्रधानमंत्री होगा इस नई सरकार में, मुल्ला याकूब रक्षा मंत्री होंगे, सिराजुद्दीन हक्कानी को गृह मंत्रालय का कामकाज दिया गया। हक्कानी नेटवर्क के मुखिया हैं, बड़े आतंकी माने गए हैं कल तक और आज एक देश के गृह मंत्री होंगे। और अमीर मुख्तकी, अमीर नाम है इनका, ये विदेश मंत्री होंगे इस नई सरकार के बाद। हमारे साथ विवेक काटजू साहब जुड़ रहे हैं जो कि अफगानिस्तान में काम कर चुके हैं, विदेश विभाग में सचिव रह चुके हैं। काटजू साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस नई सरकार को क्या आतंकियों की सरकार कहा जाए तो गलत नहीं होगा? ये तमाम लोग कल तक दुनिया भर के लिए आतंकी वारदातों में मोस्ट वांटेड माने जाते रहे। ये अब अफगानिस्तान की हुकूमत होगी और अब देखना यह है कि कितने देश इस सरकार को डिप्लोमेटिक रिकग्निशन देखते हैं। पाकिस्तान कहता है कि वो अकेला डिप्लोमेटिक रिकग्निशन नहीं देगा लेकिन औरों के साथ देगा। मेरा ये मानना है कि इस सरकार का जो इन्होंने गठन किया है, इसमें इन्होंने कोशिश की है कि दक्षिण अफगानिस्तान के जो पश्तून कबीले हैं और जो पूर्व अफगानिस्तान के कबीले हैं, उनके बीच में एक संतुलन कायम करें। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे विशेष रूप से इनकी जो नीतियां हैं उन पर नजर डाली जाएगी और ये जरूर है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब तक वो नीतियों में पश्चिम के देशों में संतोष नहीं होगा तो फिर
एक तो इनके जो कुछ मंत्री हैं, जैसे आपने नाम लिया सिराजुद्दीन हक्कानी हैं, उनकी यूएन लिस्ट से डीलिस्टिंग मुश्किल होगी। जिस डीलिस्टिंग के जरिए उनको अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया गया है, उसकी डीलिस्टिंग मुश्किल होगी। और फिर फाइनेंशियल फ्लोज यानी आर्थिक मदद, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस से अलावा आर्थिक मदद में मुश्किल होगी। विशेष कर से ये देखना है कि चीन और रूस क्या रुख अपना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बताइए, क्या ऐसी हुकूमत जिसमें ऐसे लाइन से एक के बाद एक ऐसे लीडर्स हैं जो अभी तक इस 1 घंटे के पहले तक दुनिया के लिए मोस्ट वांटेड, मोस्ट ड्रीडेड, सबसे खतरनाक खूंखार आतंकियों की लिस्ट में आते थे, इनको रिकॉग्नाइज करना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। मेरा सवाल आपसे यह है काटजू साहब, इस परिस्थिति में हिंदुस्तान को अभी इसी पॉलिसी पे चलना चाहिए, वेट एंड वॉच, और क्या इस नई हुकूमत में पाकिस्तान की छाप है? आईएसआई के सर्वे वहां थे हमीद साहब। देखिए, मेरा मानना है कि पाकिस्तान के साथ इस हुकूमत के घनिष्ठ संबंध होंगे और हो सकता है कि इनके बीच में जो मतभेद थे उसमें पाकिस्तान ने एक कोई रोल अदा किया है, जिस रोल के जरिए इनके बीच में एक समझौता कायम करा गया। लेकिन अब हकीकत पे दुनिया चलती, जो इतिहास है और जिसकी ऐतिहासिक भूमिका है, मेरा अपना अनुभव है कि उसके आधार पे दुनिया नहीं चलती। आज की हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि सैन्य शक्ति का प्रयोग करके छोटी अवधि में तालिबान ने अफगानिस्तान को अपनी गिरफ्त में ले लिया। पंशेर घाटी में भी वो आगे बढ़ चुके, और तो ये हकीकत है। और मेरा अपना अनुभव ये भी है कि दुनिया हकीकत के आधार पे चलती है जी, इतिहास के आधार पे नहीं। तो हमें भी अभी नहीं, डिप्लोमेटिक रिकग्निशन तो एक अलग प्रणाली है, उसमें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या हो रहा है उस पर नजर रखनी पड़ती है। लेकिन जो एक बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ है दोहा में जी, उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा और बढ़ाना चाहिए भी। चलिए काटजू साहब, इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, हम अपने सहयोगियों के पास भी लौटते लगे, लेकिन इस वक्त की ये बड़ी खबर है, अफगानिस्तान की तालिबान सरकार का चेहरा अब साफ हो गया है। हसन अखुंद प्रधानमंत्री होंगे, मुल्ला बिरादर को उप प्रधानमंत्री का जिम्मेदारी सौंपी गई है, और सिराजुद्दीन हक्कानी, जो कि सबसे बड़ी खबर है, सिराजुद्दीन हक्कानी जो लगातार भारतीय दूतावास पर हमले करवाता रहा, हक्कानी नेटवर्क का जो मुखिया है, उसको गृह मंत्रालय का कामकाज सौंपा गया है। स्टनिकजई जो थे वो विदेश उप मंत्री होंगे इस नई सरकार में, और अमीर मुख्तकी को विदेश मंत्रालय का कामकाज सौंपा जा रहा है। इस नई सरकार का स्वरूप सामने आ चुका है। हम लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। तालिबान ने नई सरकार का ऐलान किया है। हम बात यूपी के चुनावों की अब कर रहे हैं, क्योंकि यूपी आज दिन भर चुनावी सरगर्मियों से गर्म रहा। ब्राह्मणों का साथ लेकर मायावती 2007 वाली जीत को दरअसल दोहराना चाहती हैं, तभी वो प्रबुद्ध सम्मेलन के नाम पर ब्राह्मण सम्मेलन बीते करीब 15-20 दिनों से यूपी में अलग अलग जगह पर अपनी पार्टी के नेता सतीश चंद्र मिश्रा से करवा रही थी। लेकिन क्या ब्राह्मण मायावती के साथ होंगे? क्या 2007 का जादू 2022 में मायावती दोहरा पाएंगी, जहां पर ब्राह्मण और दलित एक साथ आ गए थे और मायावती की बहुमत वाली सरकार बनी थी? इसी पर देखिए मेरे सहयोगी पंकज झा की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जाति बहुजन समाज के लोगों ने नहीं, जाति तो ब्राह्मण के बेटे मनु ने बनाई है, जिससे मुस्लिम लोगों को फायदा और बहुजन समाज के लोगों को नुकसान होता है। वो 90 का दशक था जब मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ मायावती का गुस्सा मंचों से ऐसे फूटता था। वक्त बदल गया है।
ये हमारी पार्टी कोई एक जाति विशेष की नहीं है, एक धर्म विशेष की नहीं है, बल्कि सर्व समाज की पार्टी है। ब्राह्मण समाज के लोग से यहाँ बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए काफी हद तक अपना मन बना चुके हैं। बीएसपी की सरकार बनने पर ब्राह्मण समाज की भी सुरक्षा, सम्मान व तरक्की आदि का पूरा ध्यान रखा जाएगा। 90 के दशक से लेकर अब तक गोमती में काफी पानी बह चुका है और वक्त के साथ तिलक तराजू और तलवार वालों की मुखालफत की सियासत करने वाली मायावती लखनऊ की राजगद्दी पर तिलकधारियों से ही अपना राज तिलक करवाना चाहती हैं। हर हर महादेव, जय शिव शंभो। तभी तो लंबे अरसे के बाद जब मायावती किसी सार्वजनिक मंच पर नजर आई तो वो मंच भी ब्राह्मणों का था और बहन जी की जुबान पर जो बोल थे उसमें भी ब्राह्मणों के लिए वादे और इरादे थे। वायदा करती हूँ बीएसपी की सरकार बनने पर ब्राह्मण समाज की भी सुरक्षा, सम्मान व तरक्की आदि का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि इनके साथ राजनीतिक द्वेष की भावना से जो भी गलत कार्रवाई की गई है उन सभी मामलों की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी। सत्ता का गणित तो मायावती को साल 2007 में ही समझ आ गया था जब उन्होंने अनुसूचित जातियों, ब्राह्मणों और मुस्लिमों का समीकरण बिठाकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। लेकिन अगले 2 चुनावों में ये फॉर्मूला भी टूट गया। ब्राह्मण भी छिटका और मुस्लिम भी। बीएसपी हाशिए पर आ गई। लेकिन इस बार मायावती को लगता है कि हर तरफ से चोट खाए ब्राह्मण उनके पास लौट आएंगे। जब सपा की सरकार बनी तो तब उस पार्टी की कथनी व करनी में अंतर होने तथा जातिगत द्वेष एवं दुर्भावना आदि होने के कारण सर्व समाज में से ब्राह्मण समाज को भी काफी बड़े पैमाने पर उत्पीड़न व शोषण आदि होने का शिकार होना पड़ा, जिससे दुखी होकर फिर ये लोग भाजपा की बड़ी बातों के बहकावे में व प्रलोभन आदि में आ गए। मायावती को लगता है कि एसपी बीजेपी से नाराज ब्राह्मण वोटर उनकी तरफ आएगा और 2007 का उनका फॉर्मूला फिर चल निकलेगा। यूपी में ब्राह्मण वोट करीब 10% है, जबकि अनुसूचित जाति के वोटरों की संख्या करीब 21% है। अगर ये दोनों वोट मायावती की तरफ आता है तो इस बात की उम्मीद बढ़ जाती है कि मुस्लिमों का 16% वोट भी उनकी तरफ आ सकता है। अगर इन तीनों को जोड़ लिया जाए तो ये करीब 47% वोट होता है। अनुसूचित जातियों में भी जाटव वोट, जिसकी संख्या करीब 11% है, वो बीएसपी का कोर वोटर है। अगर सिर्फ इसी वोट को जोड़ लिया जाए तो भी 37% वोट की उम्मीद मायावती लगाए बैठी हैं। 2007 में मायावती का ये फार्मूला सुपर हिट रहा था और यही वजह है कि प्रबुद्ध सम्मेलन के दौरान मायावती बार बार 2007 से लेकर 2012 तक ब्राह्मणों को दिए गए सम्मान का जिक्र करती रही। शुरुआती कोशिश तो मायावती की यही लगती है कि कम से कम वो सुरक्षित सीटों पर ब्राह्मणों को जोड़ सके, जहां पर अनुसूचित जाति के वोट और ब्राह्मण वोटों का कॉम्बिनेशन कम से कम उनकी जीत पक्की कर सकता है। ब्राह्मणों को साथ लाने के लिए बीएसपी पूरा दम लगा रही है, लेकिन कागज का गणित क्या जमीन पर उतरेगा? क्या यूपी का ब्राह्मण 2007 को दोहराने के मूड में है? ब्राह्मणों के लिए तो हर दरवाजे करीब बंद हो चुके हैं, तो अब हम लोग किसी के छलावे में आने वाले नहीं कि कोई सम्मेलन करे या महासम्मेलन करे। देश को कौन सुरक्षित रखेगा, प्रदेश को कौन सुरक्षित रखेगा, किसके द्वारा प्रदेश का विकास होगा, ब्राह्मण वर्ग उसी के साथ जाएगा। थोड़ी देर के लिए बहलाने के लिए इन सब बातों को कर रही हैं, क्योंकि यदि वो SC ST के केस हटा देती हैं तो फिर उनका जो अपना वर्ग है वो नाराज हो जाएगा। उपेक्षित होने की वजह से बहुत कष्ट में रहते हैं। 2007 से अब तक राजनीति बहुत बदल चुकी है और ऐसे में बीजेपी के पाले से ब्राह्मण वोटरों को खींचना बीएसपी के लिए आसान नहीं दिखता। लखनऊ से पंकज झा की रिपोर्ट। बीएसपी अध्यक्ष मायावती को पिछले कई सालों से आपने रैलियां करते नहीं देखा होगा। उनकी राजनीति काशीराम के साथ ब्राह्मणवाद के विरोध से ही दरअसल शुरू हुई थी, लेकिन आज हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। आज उनके मंच पर शंखनाद भी हुआ, वैदिक मंत्रोच्चार भी हुआ, हर हर महादेव के, जय परशुराम के नारे लगे। मायावती को गणेश जी की मूर्ति भी वहां मंच पर भेंट में दी गई।
मायावती को त्रिशूल भी इस भरी सभा में भेंट किया गया। और सबसे बड़ी बात यह कि नीचे पहली कतार में वेशभूषा से लैस ब्राह्मण बैठे हुए थे ताकि ये मैसेज जाए कि ब्राह्मण अब मायावती के साथ खड़े होने लगे। इन तस्वीरों को देखिए, सतीश मिश्रा मूर्ति दे रहे हैं गणेश जी की, सतीश मिश्रा की धर्मपत्नी त्रिशूल सौंप रही हैं, और ये देखिए आगे बैठे हुए ब्राह्मण मंच में जो कि संदेश देने की कोशिश की ब्राह्मण अब बीएसपी के साथ जुड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मणों को रिझाने में सिर्फ बीएसपी ही लगी है, इसमें समाजवादी पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, और बीजेपी के साथ तो ब्राह्मण माने ही जाते रहे हैं। वहीं से तो बीएसपी छीनना चाहती है ब्राह्मणों को। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण कभी सत्ता की बागडोर संभालते थे, लेकिन बीते 32 साल से सत्ता उनसे दूर है। हाँ, ये जरूर है कि उनकी अहमियत पिछले 15 वर्षों में ज्यादा दिख रही है। इसकी वजह एक तो यह है कि यूपी में ब्राह्मणों की आबादी करीब 10% है। यूपी में आज 403 की विधानसभा में 65 विधायक ब्राह्मण हैं, यानी करीब 16% विधायक ब्राह्मण हुए। राज्य की 100 विधानसभा सीटों पर ब्राह्मण वोटों का सीधा असर माना जाता है। मंडल कमीशन के बाद बदरी राजनीति के कारण 1993 से 2002 के बीच हर चुनाव में औसतन 25 ब्राह्मण विधायक चुनकर आते रहे हैं। लेकिन 2007 से हालात बदले और तब से वो आंकड़ा बदलकर 25 से 52 का हो चुका है, यानी औसतन 52 ब्राह्मण विधायक रहे हैं यूपी असेंबली में। एक तरफ ब्राह्मण वोटों पर हर दल की नजर है, तो हैदराबाद से आए असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों को अपना ट्रम्प कार्ड अब बनाना चाहते हैं। ओवैसी आज अयोध्या पहुंचे, या बकौल ओवैसी बोले तो फैजाबाद पहुंचे, और बाबरी मस्जिद का सवाल उन्होंने फिर से उछाल दिया। लेकिन ओवैसी के इस भड़काऊ दौरे पर क्या सोचते हैं यूपी के मुसलमान, इस पर देखिए मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी की ये ग्राउंड रिपोर्ट। मुस्लिम वोटों के सहारे मिशन यूपी साधने के लिए असदुद्दीन ओवैसी अयोध्या पहुंचे तो जुबान पर पहली बार अयोध्या का नाम तो आया, लेकिन फैजाबाद की जगह नहीं। फैजाबाद जिला भले ही 2018 में खत्म हो गया हो, लेकिन ओवैसी की सियासत उसे जिंदा रखे हुए है। क्या कहा उन्होंने कि ओवैसी को अयोध्या नहीं जा रहे? मेरे भाई, अयोध्या भी जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? इनको नाम फैजाबाद से इतनी जलन क्यों है? पेट में दर्द क्यों होता है? अयोध्या यूं तो भगवान श्री राम की जन्मस्थली है, लेकिन राजनीति में अयोध्या हिंदू मुसलमान वोटों के ध्रुवीकरण का केंद्र बनी रही है। ओवैसी भी इसी मुद्दे के सहारे आने वाले चुनाव में अपनी नैया पार कराने की कोशिश में है। अगर कोई मुझसे सवाल करता है तो याद रखो, इसी अयोध्या में 6 दिसंबर को हमने भी देखा, सारी दुनिया ने भी देखा क्या हुआ। आज उसका जिक्र करने से डरते हैं सेकुलर पार्टी के लोग। ओवैसी जानते हैं कि जिस मुस्लिम वोट के सहारे वो यूपी के चुनावी रण में खम ठोक रहे हैं, उसका बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी के साथ है। इसीलिए रुदौली की इस सभा में बीजेपी से ज्यादा उनके टारगेट पर अखिलेश यादव रहे। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ये कहते हैं कि ओवैसी की जबान से जो अल्फाज निकलते हैं वो बड़े कड़वे होते हैं। अखिलेश यादव आ जाओ रुदौली में, तुम एक तरफ मैं एक तरफ, इस जनता को बात करेंगे, बोलेंगे। यूं तो ओवैसी दावा करते हैं कि वो मुस्लिमों को आगे बढ़ाने के लिए यूपी में आए हैं। वो खुद को समाजवादी पार्टी से अलग बता रहे हैं, लेकिन लखनऊ में उन्होंने बाहुबली अतीक अहमद और उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। ये वही अतीक अहमद हैं जो कभी अखिलेश की पार्टी का हिस्सा थे। अतीक अहमद को शामिल करने पर जब सवाल उठे तो ओवैसी ने बेतुका तर्क दे दिया। जिस किसी का नाम अतीक होगा, शहाब होगा, मुख्तार होगा, वो गैंगस्टर होगा, बाहुबली होगा। और जिसका नाम प्रज्ञा, अजय, कुलदीप, संगीत, सुरेश, कपिल होगा, वो क्या होगा? लोकप्रिय नेता होगा। गुरुवार तक ओवैसी यूपी में है, लेकिन जिन मुसलमानों के नाम पर इनका दौरा है वो क्या सोचते हैं? जो पब्लिक चाहेगी वो होगा, लेकिन योगी जी से पब्लिक बहरहाल उकता गई है, इस वजह से वो चेंज चाहती है। ओवैसी साहब भी ठीक है, आके लड़ें, वो उनका हक है, वो लड़ सकते हैं। लेकिन जहाँ तक रही मुसलमानों के सपोर्ट की बात, तो मुसलमान खूब जानता है कि हमें किसको सपोर्ट करना है। अभी तक तो ओवैसी का कोई ऐसा वो नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में ओवैसी की भी लहर होगी, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उसका समीकरण बनेगा दलित प्लस मुस्लिम। हमें ओवैसी से कोई लेना देना नहीं है। ओवैसी जी लड़े नहीं लड़े, हम उसको कोई ना वो यहाँ से जीत पाने,
ना उनका यहाँ कोई वजूद है। हैदराबाद से बिहार और फिर बंगाल तक ओवैसी मुसलमानों की सियासत करते रहे। कहीं कामयाब हुए तो कहीं मुस्लिमों ने उन्हें खारिज कर दिया। ओवैसी की सियासत का फॉर्मूला बिल्कुल सीधा है और वो इसे बदलना भी नहीं चाहते। आज भी हम हिंदू मुसलमान, जात पात, अगड़ा पिछड़ा इस पर ही बहस करते रहते हैं। ये क्यों नहीं होता है कि वोट चाहिए, इसी पर होना चाहिए। वोट। यूपी की राजनीति में मुस्लिम वोट बहुत मायने रखता है। ऐसे में ओवैसी का स्टाइल अगर कुछ वोट काटने में कामयाब होता है तो ओवैसी को फायदा हो या ना हो, लेकिन सत्ता के समीकरण जरूर उलट पुलट हो सकते हैं। लखनऊ से रणबीर के साथ अयोध्या से संजय त्रिपाठी की रिपोर्ट। यूपी में ओवैसी की मौजूदगी ध्रुवीकरण कर सकती है, और ध्रुवीकरण से याद आया कि मुसलमानों के संदर्भ में एक शब्द और इस्तेमाल होता है, तुष्टीकरण। झारखंड विधानसभा में जब से नमाज पढ़ने के लिए कमरा अलग से दिए जाने वाली बात हुई है, तब से बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगा रही है। लेकिन नमाज के लिए कमरे की मांग झारखंड से आगे अब यूपी और बिहार तक जा पहुंची है। मुझे तो कभी ऐसा लगता है कि ये तालिबान के बढ़ते प्रभाव के अति उत्साह के कारण माननीय विधानसभा अध्यक्ष जिहादियों के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था कर गए। फिर आप वहाँ क्या करेंगे? वहाँ क्या कोई पूजा खाना बनाएंगे, इबादत का खाना बनाएंगे? बीजेपी विधायकों का यह हनुमान चालीसा झारखंड सरकार के उस फैसले की प्रतिक्रिया में है जिसमें विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए विशेष कमरा दिया जा रहा है। देखा देखी यूपी बिहार में भी मांग उठने लगी। तो हम लोग जो मुसलमान विधायक हैं वो सर कार्रवाई छोड़ के मस्जिद जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए। अगर विधानसभा में ही एक प्रेयर रूम हो, कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि नमाज का टाइम हमारे यहाँ फिक्स है। इस प्रकार की जो बातें हैं ये बहुत ही दुखद हैं, संकीर्ण विचारधारा की बातें हैं। हमें सभी धर्मों का इज्जत सम्मान करना है, लेकिन इस प्रकार की बातें जहां पर देश की जनता के लिए कानून बनते हैं, भारतीय संविधान की चर्चा होती है, इस तरीके की चर्चा करना बिल्कुल ठीक बात नहीं। अब मामला धार्मिक आस्था से ज्यादा तुष्टीकरण का बन रहा है, लेकिन झारखंड विधानसभा के स्पीकर पुरानी नजीर देकर अपने फैसले को सही ठहराते हैं। और ये कोई मायने नहीं दिया। हमारे पुराने विधानसभा में भी लोगों को नमाज अदा करने के लिए एक विशेष स्थान अलॉटेड था। एक विशेष स्थान पर सब लोग जुट करके अपना नमाज अदा करते थे। लोगों ने भी बोला कि शुक्रवार को सर कम समय के अंदर में हमको नमाज अदा करने के लिए बहुत दूर जाने पड़ता है, तो एक जगह हम लोगों को लगता है कि 25 साल बाद इतिहास खुद को दोहरा रहा है। कभी संसद में भी शुक्रवार की नमाज के लिए दोपहर बाद सदन बंद करने की मांग उठी थी, तब भी उसका विरोध हुआ था। ये नहीं कि शुक्रवार को 1:30 बजे हाउस नहीं बैठेगा क्योंकि हमें नमाज पढ़ना है, और उसके बाद यहाँ बजरंग दल के लोग कहेंगे मंगलवार को हाउस नहीं होगा। उठा था सवाल इस तरह। क्या सदन इसलिए बना हुआ है? सांप्रदायिकता एक तरह की नहीं होती, और अगर एक तरह की सांप्रदायिकता को उत्तेजन दिया जाएगा तो दूसरी तरह की सांप्रदायिकता पनपेगी। संसद और विधानसभा लोकतंत्र के मंदिर हैं, और इस मंदिर में संविधान को साक्षी मानकर जनता जनार्दन की पूजा की जाती है, और उसके लिए ईमानदारी और कर्मठता की जरूरत है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।